जय हिंद साथियों, आज हम सब लोग फिर से डिस्कशन में शामिल हो रहे हैं। हम सब लोग जो आज डिस्कशन करेंगे मेडाइवल भारत के बारे में, मतलब मध्यकालीन इंडिया के बारे में हम सब लोग डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम सब लोग एंशिएंट हिस्ट्री का डिस्कशन कर चुके और काफ़ी ही अच्छा लगा हम सब लोगों को, काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी आ रहा है यूट्यूब से। इसलिए आप सब लोग जितने भी जुड़े हुए हैं ज़्यादा से ज़्यादा देखने का प्रयास करें और शेयर करने का भी प्रयास करें, ताकि सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। आज जो CGL का भी एग्ज़ाम हुआ, इससे पिछले डिस्कशन से लगभग 2-3 क्वेश्चन आया था। इसमें से हमारे जो आज हम सब लोग 2 हैं वो भी एग्ज़ाम देने गए हैं, और आज एक ये एग्ज़ाम दे के आए हैं जो कि ये खुद बताए हैं कि 2-3 लड़ा है उससे। तो बहुत अच्छा लगा हमको, और आप सब लोग भी कंटिन्यू बने रहिए और काफ़ी अच्छा लगेगा। तो हम सब लोग पहले एंशिएंट हिस्ट्री ख़त्म कर चुके हैं, उसका आप सब लोग रिवीजन कंटिन्यू करते रहिए। देखिए, हम सब भी स्टूडेंट हैं, आप भी स्टूडेंट हैं, कंटिन्यू लगे रहेंगे और सफल हो जाएंगे। चलिए हम सब लोग मध्यकालीन भारत के बारे में आज चर्चा करते हैं और डिस्कशन करते हैं। ग्रुप से आज 2 लड़का नहीं है, दोनों एग्जाम दे गए हैं। आज हम सब लोग हैं, हम आज 2 हैं, 2 ही डिस्कशन करेंगे और आप सब लोग हैं। डिस्कशन जारी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। हम भी एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं भैया लोग, और हमने CGL के एग्ज़ाम में देखा लगभग 5 से 6 क्वेश्चन था, जो 3 क्वेश्चन लगातार इससे, जो भी हमने पीछे सिर्फ क्या पढ़े थे पीछे एंशिएंट हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन और मेडिवल से अभी 1 क्वेश्चन आ गया था। तो आप लोग भी इसी तरह लगे रहिए जैसे हम लोग लगे हैं। आपको ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है। तो हम लोग शुरू करते हैं मेडाइवल हिस्ट्री के बारे में। देखिए, मेडाइवल हिस्ट्री प्रारंभ होने से पहले भारत पर कुछ अरबों का आगमन होता है, ठीक है। तो अरब का पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था बताइए? मोहम्मद बिन कासिम। हाँ, मोहम्मद बिन कासिम अरब पर भारत पर आक्रमण करने वाला पहला अरब मुस्लिम आक्रमण था मोहम्मद बिन कासिम, जो कि कब आक्रमण किया था? 712 ईस्वी में ये भारत पर आक्रमण किया और सिंध पर आक्रमण किया था, और सिंध के शासक दाहिर को पराजित कर दिया था और सिंध को अपने कब्जे में मिला लिया। और देखिए, सिंध को जैसे कि ये मोहम्मद बिन कासिम जो है भारत पर आक्रमण करके सिंध को अपने कब्जे में कर लिया था, उसके बाद ये एक कर को चलाया। उस कर का क्या नाम था? जजिया कर। जजिया कर कैसा कर था? मतलब गैर मुसलमान से लिया जाने वाला कर था। गैर मुसलमान से लिया जाने वाला सुरक्षात्मक कर था। मतलब सुरक्षा के नाम पर वो हिंदुओं से कर लिया जाता था, मुसलमान से कर नहीं लिया जाता था। हाँ, नहीं लिया जाता था। तो ये बताइए, जजिया कर सबसे पहले ब्राह्मणों पर कौन लगाया था? 99 पर ये लगाया फिरोज शाह तुगलक, जो कि तुगलक वंश का था। फिरोज शाह तुगलक जजिया कर सबसे पहले ब्राह्मणों पर लगाया था। उसके बाद जजिया कर मुगल बादशाह अकबर ने 1564 में समाप्त कर दिया था। जजिया कर का हम सब लोग कुछ इतिहास पढ़ लेते हैं। 1564 में अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया, लेकिन सबसे पहले कौन लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर को लगाया था। वह गैर मुस्लिम से लेने जाने वाला कर था। तो चलिए, उसके बाद मुगल बादशाह अकबर ने 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया। पुनः मुगल बादशाह औरंगजेब ने 1669 ईस्वी में, कब? 1669 ईस्वी में जजिया कर को फिर से लागू कर दिया। कौन? औरंगजेब। फिर जहांदार शाह जो था पुनः समाप्त कर दिया। कौन? जहांदार शाह फिर से जजिया कर को समाप्त कर दिया। फिर मोहम्मद पुनः समाप्त कर दिया, लेकिन फर्रुखसियर जो था वो लागू कर दिया। फर्रुखसियर लागू कर दिया, और अंततः मोहम्मद शाह रंगीला इसको समाप्त कर देता है, जजिया कर को पुनः समाप्त कर देता है। तो इस तरह से हम थोड़ा सा जजिया कर के बारे में जान लिए। उसके बाद देखिए, भारत पर तुर्क आक्रमण होता है। तुर्क आक्रमण सबसे पहला चरण में, तुर्क आक्रमण 2 चरणों में होता है, ठीक है। कितने चरण में? 2 चरण में होता है। पहले चरण का नेतृत्व किसने किया? मोहम्मद गजनवी। पहले चरण का नेतृत्व मोहम्मद गजनवी, जबकि दूसरे चरण का नेतृत्व मोहम्मद गौरी। अच्छा, ये बताइए, मोहम्मद गजनवी 1001 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक भारत पर लगातार कितना बार आक्रमण किया था? लगभग 17 बार आक्रमण किया था, ठीक है। अच्छा, मोहम्मद गजनवी पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण किया था। पूछेगा, सुल्तान की उपाधि सबसे पहले किसने धारण किया? मोहम्मद गजनवी। कौन? मोहम्मद गजनवी ने पहली बार सुल्तान को धारण किया था। हाँ, ठीक है। अच्छा, ये बताइए, मोहम्मद गजनवी का 16वां आक्रमण कब किया था? 1027 ईस्वी में 16वां आक्रमण किया। 1027 अंतिम बार जाट के खिलाफ आक्रमण किया था। लेकिन सोमनाथ पर आक्रमण कब किया था? 1025 ईस्वी। कब किया था? 1025 ईस्वी में सोमनाथ पर आक्रमण किया था और उसको लूट लिया था। सोमनाथ मंदिर को लूट लिया था, ठीक है। अच्छा, ये बताइए, मोहम्मद गजनवी की मृत्यु कब हो गया? मोहम्मद गजनवी की मृत्यु 1030 में
1030 में मोहम्मद गजनवी की मृत्यु हो जाता है। ठीक है। अच्छा ये बताइए, मोहम्मद गजनवी का आगमन के समय कई विद्वान भी गजनी प्रांत से भारत आए थे, जैसे कि उसमें था एक अल बरूनी जो कि किताबुल हिंद लिखा था, जिसे हिंद के नाम तहकीकात ए हिंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तहकीकात ए हिंद। कौन? अल बरूनी का किताब का क्या नाम है? तहकीकात ए हिंद। अच्छा बताइए, इसके अतिरिक्त फिरदौसी एवं बैहाकी जैसे विद्वान भी भारत आए थे। ठीक है। अच्छा बैहाकी की रचना बताइए। बैहाकी की रचना था तारीख ए सुबक्तगीन। क्या था बैहाकी की रचना? तारीख ए सुबक्तगीन। तारीख ए सुबक्तगीन किसका रचना था? बैहाकी का। अच्छा फिरदौसी का रचना क्या था? शाहनामा। फिरदौसी का रचना शाहनामा। फिरदौसी का रचना शाहनामा। फिरदौसी रचना क्या था? ठीक है। ये बताइए, तुर्क आक्रमणकारी दूसरे चरण का नेतृत्व किसने किया था? दूसरा चरण मोहम्मद गौरी किया था। पहला चरण का मोहम्मद गजनवी, दूसरा चरण का मोहम्मद गौरी ने किया था। ठीक है। अच्छा ये बताइए, जो गौर प्रदेश के संसबनी वंश का था, ठीक ना। अच्छा इन्होंने सर्वप्रथम आक्रमण कब किया था? 1175 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया था और उसे पराजित भी कर दिया था। ये पूछेगा, मोहम्मद गौरी सबसे पहला आक्रमण 1175 में मुल्तान पर। दूसरा आक्रमण 1178 में। दूसरा आक्रमण 1178 में कौन? ये क्या नाम था? मोहम्मद गौरी। किसके विरुद्ध? भीम द्वितीय के विरुद्ध। इसमें गौरी की हार हो जाती है। इसमें गौरी की हार हो जाती है। पहला बार गौरी 1175 ईस्वी में करता है, उसमें गौरी जीत जाता है। दूसरा बार 1178 में करता है, गौरी की हार हो जाती है, भीम द्वितीय की जीत हो जाती है। ये मोहम्मद गौरी को भारत में पहली बार पराजय थी मोहम्मद गौरी। उसके बाद 1191 माता तराइन के प्रथम युद्ध में इसमें भी मोहम्मद गौरी हार जाता है, पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है। कौन हारता है? मोहम्मद गौरी हार जाता है और पृथ्वीराज चौहान जीत। फिर तराइन का द्वितीय विश्व युद्ध आता है। मोहम्मद गौरी किसके साथ खिलाता है? वह भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। इसमें क्या होता है? इसमें मोहम्मद गौरी जीत जाता है। मोहम्मद गौरी जीत जाता है, पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। तो पृथ्वीराज चौहान को ही पृथ्वीराज तृतीय बोला जाता है। ठीक ना। अच्छा ये बताइए, 1194 में किसका युद्ध होता है? चंदावर का युद्ध होता है। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि मोहम्मद गौरी की जीत हो जाती है और जयचंद की हार हो जाती है। और यहाँ जो है इसका जो मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, क्या नाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको भारत में छोड़कर और यहाँ चला जाता है, अपना गौड़ देश चला जाता है। हाँ, तो मोहम्मद गौरी ने यहाँ जाके तब एक गुलाम वंश का स्थापना करता है। वही गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत का आता है, वहीं से दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो जाता है। तो 1205 ईस्वी में मोहम्मद गौरी का भारत पर अंतिम आक्रमण खोखर जाति के विरुद्ध होता है। खोखर जाति के पूछेगा, मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण भारत में कब होता है? 1205 ईस्वी। किस जाति के खिलाफ? खोखर जाति के खिलाफ होता है। ठीक है। अच्छा 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। कब होती है? 1206 में। कब मोहम्मद गौरी की मृत्यु? 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। और इनके बाद इनका दास, वही जो बताया कुतुबुद्दीन ऐबक, लाहौर के क्षेत्र में अपना राज्याभिषेक करता है और एक दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है, जिस वंश का नाम होता है गुलाम वंश। सबसे पहले गुलाम वंश की स्थापना कौन पूछेगा? गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक। अच्छा ये बताइए, दिल्ली सल्तनत पर टोटल, अब यहाँ से दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो जाता है, दिल्ली सल्तनत पर टोटल कितना वंश राज किया? दिल्ली सल्तनत पर गुलाब खिला तो सुन लो। नाम बताइए, कितना बोले, कितना वंश राज किया? उसके लिए थोड़ा बता। 5 वंश राज किया। कितना वंश राज किया? 5 वंश। देखिए, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। याद कीजिए, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी, गुलाम वंश, हाँ, लोदी वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। तो इस तरह से दिल्ली सल्तनत पर कुल मिला के 5 जो वंश ने राज किया था। तो अच्छा चलिए, अब हम सब लोग गुलाम वंश के बारे में जानते हैं। ठीक है। तो ये बताइए, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। इनका कार्यकाल भी पूछ लीजिए। हाँ, इसका कार्यकाल, गुलाम वंश का कार्यकाल 1206 से 1290। कब? 1206 से 1290। आप सब लोग पूरा ध्यान से सुनिए और पूरा बोलने का भी प्रयास कीजिए, ताकि आपको भी याद हो जाएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए हम सब लोग स्टार्ट करते हैं। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक।
अच्छा ये कुतुबी वंश की स्थापना किया था, ठीक ना। कुतुबी वंश। अच्छा इन्होंने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया था? इसका राज्य लाहौर में। लाहौर में कहाँ करवाया था? सबसे पहले लाहौर में। लाहौर में करवाया। इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? राजधानी कहाँ बनाया? लाहौर में। लाहौर में ही को बनाया था, ठीक नहीं। अच्छा ये बताइए कुतुबुद्दीन ऐबक का पुराण किस और नाम से जाना जाता था? कुरान खां। कुरान खां, क्योंकि इन्होंने कुरान को पूरा रट लिया था, पूरा याद था इसको कुरान, इसलिए इसको कुरान खां भी कहा गया। और ये दान भी देता था, इसके कारण इसका क्या नाम? लाख बख्श। लाख बख्श। इसका नाम मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम और क्या था? लाख बख्श था, कुरान खां था, इसका मतलब नाम था, ठीक ना। अच्छा इनके दरबार में एक हसन निजामी नामक विद्वान रहते थे। इसने एक पुस्तक लिखा, इस पुस्तक का नाम बताइए। उल नासिर। ताज उल नासिर। ताज उल नासिर। इसके दरबार में हसन निजामी, हसन निजामी नामक कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में हसन निजामी नामक एक विद्वान रहते थे और इन्होंने एक पुस्तक लिखा। इस पुस्तक का नाम क्या है? ताज उल नासिर। क्या नाम था? ताज उल नासिर, ठीक है। अच्छा ये बताइए इसके दरबार में एक अन्य विद्वान भी रहते थे, मिनहाज उल नासिर। मिनहाज उल सिराज। मिनहाज उल सिराज। क्या नाम था? मिनहाज उल सिराज। मिनहाज उल सिराज, जिन्होंने तबकाते नासरी नामक पुस्तक लिखा। क्या लिखा था? तबकाते नासरी। हाँ? तबकाते नासरी। तबकाते नासरी कौन लिखा है? लिखा था मिनहाज उल सिराज। मिनहाज उल सिराज। मिनहाज उल सिराज। तबकाते नासरी कौन लिखा था? मिनहाज उल सिराज। मिनहाज उल सिराज, जो कोई मिनहाज उल सिराज किसके दरबारी कवि थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। अच्छा मिनहाज उल सिराज ने कुतुबुद्दीन ऐबक को दानशीलता का कारण हातिम द्वितीय की उपाधि दिया। हातिम द्वितीय की उपाधि किसको दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक। किसके कारण? क्योंकि वह बहुत दान करता था, दानवीर, दानशीलता के कारण उसको हातिम द्वितीय की उपाधि देता है। अच्छा ये बताइए कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु कौन थे? बख्तियार काकी। बख्तियार काकी के ही याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनाने का फैसला लिया था। तो कुतुब मीनार बनते बनते कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है और इसके मृत्यु होने के बाद कुतुब मीनार जो है पूरा करने का श्रेय इल्तुतमिश पूरा करता है, ठीक है। अच्छा ये बताइए कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में एक मस्जिद का निर्माण करवाया था, उस मस्जिद का नाम बताइए। जामा मस्जिद नहीं, कुतुबुल इस्लाम मस्जिद। कुतुबुल इस्लाम मस्जिद। कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक मस्जिद का निर्माण किया, उस मस्जिद का नाम क्या था? कुतुब इस्लाम मस्जिद। कुतुब इस्लाम मस्जिद। क्या नाम था? कुतुब इस्लाम मस्जिद, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में बनवाया था। अच्छा इसके अतिरिक्त अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया था। कौन? कुतुब ऐबक। अच्छा बताइए कुतुबुद्दीन इस्लाम मस्जिद किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये सब कहाँ है? दिल्ली में। अच्छा कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु कब हो गया था? मोरा से गिरने के कारण चौगान खेलते हुए 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब होती है? 1210। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210, ठीक है। अच्छा ऐसा ये बताइए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत का अगला शासक कौन बना? आराम शाह बना। किंतु 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश ने इसे हटाकर अपने आप को शासक घोषित कर लिया। कौन? आराम शाह। सब देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह बनता है और इसको आराम शाह को हटा के 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश ने अपने आप को शासक घोषित कर लिया, ठीक ना। तो इल्तुतमिश के बाद आता है इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश आता है। इल्तुतमिश का कार्यकाल बताइए। 1211 से लेके 1236 1236। अच्छा ये बताइए कुतुबुद्दीन ऐबक खुद जो है ये इल्तुतमिश खुद कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और ऐबक ने अपना दामाद भी बना लिया था इल्तुतमिश को ऐबक ने अपना दामाद भी बना लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके द्वारा संस्थापित वंश इल्बड़ी वंश कहा गया, समझे? इसके द्वारा संस्थापित वंश था इल्तुतमिश के द्वारा इल्बड़ी वंश कहा गया, ठीक है। अच्छा इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक बोला जाए, पूछा जाएगा दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश, जो कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था, ठीक ना। इन्होंने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा सुल्तान बनने का वास्तविक प्रमाण पत्र खिलहत भी प्राप्त किया था। पूछेगा खिलहत प्राप्त करने वाला सबसे पहला दिल्ली सल्तनत में शासक इल्तुतमिश, जो कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था, ठीक है। अच्छा ये बताइए इन्होंने
40 तुर्क सरदार दल बनाया है ना। 40 इस दल का क्या नाम था? चालीसा तुर्कान ए चालगामी। 40 तुर्क सरदार का दल बनाया था कौन? इल्तुतमिश। पूछेगा 40 तुर्क सरदार का दल किसने बनाया था? इल्तुतमिश। और इस दल का क्या नाम था? तुर्कान ए चालगामी। तुर्कान ए चलहगामी। चालगामी। तुर्कान ए चलहगामी। तुर्कान ए चलहगामी। तुर्कान ए चालगामी, जो कि इल्तुतमिश के 40 सरदार के दल का नाम था। चालीसा दल भी कर सकते हैं। हाँ तो ठीक है, इसको 40 दल कह सकते हैं। बस ये बताइए, मुद्रा व्यवस्था में सुधार करने के लिए इन्होंने शुद्ध अरबी पद्धति का 2 सिक्का जलाया। उस सिक्का का क्या नाम? एक था टंका, एक था जीतल। एक था जीतल। क्या नाम था? टंका और जीतल। टंका और जीतल किसने कराया था? इल्तुतमिश। अच्छा, टंका किस चीज का था? टंका था चांदी का। चांदी का। और जीतल? जीतल था तांबा तांबा का। पूछेगा टंका किस चीज का था? चांदी का। जीतल? तांबा का। तांबा का। हाँ। और ये बताइए, इस तरह से मुद्रा व्यवस्था सुधारने वाला दिल्ली का प्रथम जो था ना, ये सुल्तान था। मुद्रा व्यवस्था सुधारने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश। पूछेगा मुद्रा व्यवस्था सुधारने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान? इल्तुतमिश। और सिक्का के बारे में एक और रिपीट कर दीजिए। अच्छा, इसने 2 प्रकार का शुद्ध अरबी सिक्का चलाया, अरबी पद्धति का। क्या नाम था? टक्का और एक जीतल। टंका किससे बना था? चांदी का। जीतल? तांबा का। तांबा का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, प्रशासनिक व्यवस्था को सुधारने के लिए इसने एक प्रथा लाया। क्या नाम था? इक्ता प्रथा। क्या नाम था? एकता प्रथा। बोलेगा इक्ता प्रथा किसने चलाया था? बताइए। एकता प्रथा इल्तुतमिश ने चलाया। प्रशासनिक व्यवस्था को सुधारने के लिए इक्ता व्यवस्था चलाया था, ठीक ना। अच्छा ये बताइए, इल्तुतमिश को भारत में पहली बार मदरसा का निर्माण एवं मकबरा का निर्माण का श्रेय दिया जाता है, समझे। पूछेगा भारत में पहली बार मदरसा का निर्माण एवं मकबरा का निर्माण का श्रेय किसको दिया जाता है? इल्तुतमिश को दिया जाता है। इल्तुतमिश को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? इल्तुतमिश। क्या दिया जाता है? ये मदरसा और मकबरा निर्माण करने का श्रेय किसको दिया जाता है? इल्तुतमिश को दिया जाता है। भारत में प्रथम बार। हाँ। अच्छा, अपने शासनकाल के दौरान इन्होंने अपना उत्तराधिकारी किसको बनाया? अपना बेटी रजिया को बनाया। लेकिन वहाँ के जनता जो था, दिल्ली का जनता इससे खुश नहीं था, इसलिए रजिया को हटना, मतलब कि वहाँ जनता नहीं, जनता कोई बात, जनता खुश था, लेकिन यहाँ का जो तुर्क सरदार था वो खुश नहीं था, ठीक ना। इसलिए इसको रजिया को हटना पड़ा। 1236 में मतलब कि इल्तुतमिश की मृत्यु कब हो गई? 1236। और तुर्क सरदार जो है रजिया से शासक ना बनकर रुकनुद्दीन फिरोज को दिल्ली की गद्दी बैठाया। किसको? रुकनुद्दीन फिरोज। रजिया को हटा के किसको बैठाया? तुर्क सरदार रुकनुद्दीन फिरोज। क्या नाम था? रुकनुद्दीन फिरोज। क्या नाम था? रुकनुद्दीन फिरोज को दिल्ली सल्तनत गद्दी बैठाया, ठीक ना। लेकिन रजिया को तो हटना पड़ा, लेकिन रजिया ने रोज जो है सुल्तान मतलब कि शुक्रवार को नमाज अदा करने के लिए लाल वस्त्र पहन के दिल्ली की जनता से न्याय की भीख मांगी, और दिल्ली की जनता ने रजिया को साथ दिया और रजिया फिर से गद्दी पर बैठे, ठीक ना। अच्छा, तराइन का तीसरा युद्ध जो है 1215 में हुआ। 1215 ईस्वी में हुआ था, जिसमें कि इल्तुतमिश ने अपने प्रतिद्वंदी एल्दोज को पराजित किया था, ठीक ना। पूछेगा तराइन का तृतीय युद्ध 1215 किसके बीच? इल्तुतमिश और एल्दोज। इल्तुतमिश और एल्दोज के बीच कहाँ की लड़ाई हुई थी? तराइन की तृतीय लड़ाई कब हुई थी? 1215 में। 1215 में, ठीक है। अच्छा, इल्तुतमिश के काल में जलालुद्दीन मांगवर्नी का पीछा करते हुए मंगोल आक्रमण चंगेज खान दिल्ली तक आ पहुंचा था, ठीक ना। मतलब जिस समय इल्तुतमिश शासक था ना, उस समय जलालुद्दीन मांगवर्नी का पीछा करते हुए मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान भारत आ गया, लेकिन चंगेज खान इल्तुतमिश ने मांगवर्नी का उसका सहायता नहीं दिया, उसको लौटा दिया और अपने राज्य को सुरक्षित कर लिया, मतलब दिल्ली को चंगेज खान से सुरक्षित कर लिया। दिल्ली आ गया था। पूछेगा कि चंगेज खान किसके शासनकाल में भारत पर मतलब कि भारत आया था? इल्तुतमिश के शासनकाल, ये बताएं, ठीक है। अब थोड़ा सा रजिया सुल्तान के बारे में जाना। रजिया सुल्तान के बारे में ऐसे कुछ तो खास नहीं है। इसका कार्यकाल कितना बताइए? इसका कार्यकाल 1236 से 1240, ठीक है, 1236। अच्छा ये बताइए, रजिया सुल्तान जो है ना, इस मतलब कि जैसे ही राजा बनी, रजिया सुल्तान जो राजा बनी, उसके बाद इस पर बहुत तरह से टीका टिप्पणी होने लगा, उस पर मतलब कि इसका विद्रोह ही बहुत होने लगा। तो रजिया सुल्तान इस्लाम धर्म के विरुद्ध महिला होकर भी पुरुष की तरह कोट और टोपी पहनकर दरबार होने लगा। इसका तुर्क सरदारों ने विरोध करने लगा। इस विरोधियों में सबसे महत्वपूर्ण तबर हिंद के इक्तादार मलिक अल्तुनिया का विद्रोह था। तो
तवर हिंद का इक़्तिदार किसका था? मलिक अल दुनिया का सबसे ज़्यादा विद्रोह था रजिया का, कि ये महिला बन के कैसे बन गई राजा। उसका मैंने वेशभूषा में बन के आ जाता। ठीक है, जिसे दबाने के लिए रजिया सुल्तान 1240 में, जिसे दबाने के लिए रजिया सुल्तान कब जाती है? 1240 में खुद अपने नेतृत्व में सेना लेकर दिल्ली के प्रशासन मलिक याकूब के नेतृत्व में सौंपती हुई निकल पड़ती है। क्या बोलती है? मतलब कि मलिक याकूब को दिल्ली पर मतलब बैठा देती है मलिक याकूब, और अपना खुद जो है ना अपना सेना लेके और उसको दबाने के लिए मलिक अल दुनिया को दबाने के लिए चला जाता है, मतलब उससे लड़ाई करने के लिए चला जाता है। ठीक है, तो उसी समय भटिंडा नामक स्थान पर रजिया एवं मलिक अल दुनिया के बीच युद्ध होता है। लेकिन इसमें देखा कि ये रजिया ने देखी कि मेरा हार है, इसलिए अपना शादी का प्रस्ताव अल दुनिया के पास रख देता है। अल दुनिया के पास रखता है, उससे दोनों की शादी हो जाती है। यहाँ याकूत जो है, याकूत जो था दिल्ली पर, इसको भनक लग जाता है, तो इसलिए कहा जाता है कि याकूत के कुछ डाकुओं ने उसका मतलब कि उसको मार दिया था। तो इस तरह से रजिया कैथल नामक स्थान पर कुछ डाकुओं ने उसका उसको मार देता है कैथल नामक स्थान पर। तो इस तरह से इसको रजिया का ख़त्म हो जाता है। तो रजिया के बाद बहराम शाह शासनकाल 1240 से लेकर 1242 तक रहता है। उसके बाद 1242 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह शासक बना। 1242 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह शासक बना। 1242 से 1246 ईस्वी तक वो रहता है। कौन? अलाउद्दीन मसूद शाह। कौन? 1242 से 40 तक अलाउद्दीन मसूद शाह। हाँ, अब 1240 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद दिल्ली का सुल्तान का अगला शासक बना, मतलब दिल्ली सल्तनत का। अच्छा, 1240 में नसरुद्दीन महमूद बना। कौन बना? 1240 में नसरुद्दीन महमूद। हाँ, ठीक है। इन्होंने अपने वजीर के पद पर बलबन को नियुक्त किया था। कौन? बलबन को, यही नसरुद्दीन मोहम्मद शाह, नसरुद्दीन महमूद रजिया सबसे नसरुद्दीन महमूद कौन बना था? ये था 1246। नहीं, नसरुद्दीन महमूद सबसे अंतिम शासक हुआ दिल्ली सल्तनत का अगला शासक। और लेकिन देखिए, इसने अपना वजीर पर किसको रखा था? बलबन को रखा। किसको? बलबन को रखा था। और बलबन अपना मतलब कि मजबूत करते गया। बलबन अपना मतलब पूरा मजबूत करते गया अपना पीछा शासन। और धीरे धीरे नसरुद्दीन जैसे ही मरा, अपना बलबन क्या हो गया? राजा। नसरुद्दीन महमूद मरने के बाद बलबन राजा बन गया। अब उसके बाद हम लोग इल्तुतमिश पर लिए, रजिया सुल्तान पर लिए, बलबन के बारे में देखते हैं। ठीक ना? अच्छा, बलबन को और किस नाम से जाना जाता था? बलबन को बहाउद्दीन उलूग खां। बलबन को उलूग खां के नाम से जाना जाता था। बलबन को उलूग खां के नाम से जाना जाता था। अच्छा, ये बताइए, सुल्तान बनते ही बलबन ने एक उपाधि धारण किया। उस उपाधि का नाम बताइए। जिले इलाही। बोलेगा, जिले इलाही को उपाधि धारण करने वाला कौन? बलबन। जिले इलाही का मतलब होता है ईश्वर की प्रतिछाया। ठीक है ना? जिले इलाही। हाँ, जिले इलाही का कौन धारण किया था? बलबन। जिले इलाही बलबन धारण किया था। ठीक है। अच्छा, ये बताइए, बलबन ने अपने शासन में राजत्व के सिद्धांत को अपनाया एवं लोह एवं रक्त की नीति को अपनाया। पूछेगा, लोह एवं रक्त नीति को किसने अपनाया? बलबन ने। लोह एवं रक्त नीति को बलबन ने अपनाया था। अच्छा, चालीसा दल को भंग करने वाला कौन शासक था? बलबन। चालीसा दल कौन लाया था? चालीसा दल लाया था इल्तुतमिश। अब भंग किसने किया था? बलबन ने कर दिया। ठीक है। अच्छा, कहा जाता है कि बलबन जो है अस्थाई सेना का गठन करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। मतलब अस्थाई सेना का गठन करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? बलबन। अस्थाई सेना का गठन करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान बलबन था। अच्छा, ये बताइए, और गुप्तचर व्यवस्था को दिल्ली सल्तनत में गुप्तचर व्यवस्था को लाने वाला प्रथम शासक? गुप्तचर व्यवस्था को लाने वाला प्रथम बलबन था। बलबन जो अस्थाई सेना का गठन भी करने वाला था और गुप्तचर व्यवस्था भी दिल्ली सल्तनत में लाने वाला कौन था? बलबन था। ठीक है। अच्छा, ये बताइए, बलबन के दरबार में कौन कौन रहते थे? बलबन के दरबार में अमीर खुसरो, अमीर हसन जैसे विद्वान रहते थे। पूछेगा, बलबन के दरबार में कौन विद्वान रहते थे? अमीर खुसरो, अमीर हसन। बलबन के दरबार में अमीर खुसरो और अमीर हसन। अच्छा, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले में। हाँ, एटा जिले में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के एटा जिले में बलबन। अमीर खुसरो। अच्छा, अमीर खुसरो जो है ये किसके दरबार में रहता था? बलबन के दरबार में। अच्छा, अमीर खुसरो का एक सबसे प्रमुख रचना बताइए। एक प्रमुख रचना क्या था? तुगलकनामा। अमीर खुसरो का एक प्रमुख रचना क्या था? तुगलकनामा। क्या था?
तुगलकनामा। तुगलकनामा अमीर खुसरो का एक प्रमुख रचना क्या था? तुगलकनामा। अमीर खुसरो किसके दौरान था? ये बलबन के दरबार में था। अस्थायी सेना का गठन करने वाला कौन था? बलबन ही था। गुप्त व्यवस्था बनाने वाला कौन था? बलबन था। बलबन था। चालीसा दल को समाप्त करने वाला कौन था? बलबन। ये सब बलबन था। और चालीसा दल को लाने वाला इल्तुतमिश था। अच्छा ये बताइए, कव्वाली गायक का जनक किसको माना जाता है? कव्वाली गायक का जनक किससे माना जाता है? बलबन। बलबन को ही माना जाता हाँ, कव्वाली गायक का जनक किसको माना जाता है। है? बलबन को माना बलबन को माना जाता है, ठीक ना। तबला एवं सारंगी नामक वाद्य यंत्र का खोज करता वही ये था। नहीं, देखिए कव्वाली गायक का जनक बोला जाता है अमीर खुसरो को। वही तो बोले कव्वाली को। हाँ सॉरी, बोलने में मतलब कि स्लो फ्लो बोल दिए। कव्वाली गायक का जनक किसको बोला जाता है? अमीर खुसरो। और तबला एवं सारंगी का वाद्य यंत्र का खोज करता कौन था? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो था। अच्छा, मेहराब का प्रयोग किसने किया था सबसे पहले? बलबन के काल में हुआ था। मेहराब का प्रयोग सबसे पहले बलबन के काल में हुआ था, ठीक है। अच्छा ये बताइए, बलबन ने बोला था, एक इंटरेस्टेड बात बताऊँ, बलबन ने बोला था जब भी मैं किसी निम्न कुल के व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरा हाथ तलवार पर चला जाता है। बलबन ने ये बोला था, ठीक है। अच्छा, बलबन की मृत्यु कब हो जाती है? बलबन की मृत्यु 1290 ईस्वी में। 1288 ईस्वी में बलबन की मृत्यु हो जाती है। 1288 कब होती है? 1288 1288 ईस्वी में बलबन की मृत्यु हो जाती है। बलबन की मृत्यु हो जाती है। 1288 में इनके बाद मृत्यु के बाद इनके दो पुत्र केकुबाद एवं क्यूमर्स 1290 ईस्वी तक शासन करता है। कौन? केकुबाद और क्यूमर्स। कौन? केकुबाद और क्यूमर्स। कौन? केकुबाद और क्यूमर्स। कब तक करता है? 1290 तक। कौन कौन करता है? केकुबाद और क्यूमर्स 1290। बलबन की मृत्यु 1288 ईस्वी में, ठीक है। देखिए, शुद्ध इस्लामिक शैली का प्रयोग भी किसने किया था? बलबन ने किया था, ठीक है। इसके दरबार में कौन रहता था? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को किसका जन्मदाता बोला था? कव्वाली का जन्मदाता, ठीक है। और सारंगी नामक वाद्य यंत्र का भी खोज करता है, इसी को बोला जाता है, अमीर खुसरो, ठीक है। क्यूमर्स की हत्या 1290 ईस्वी तक इसने शासन किया। क्यूमर्स हत्या कौन कर देता है? जलालुद्दीन खिलजी कर देता है। और इन्हें सुल्तान, इस तरह से सल्तनत में गुलाम वंश के स्थान पर एक नया वंश, कौन वंश? खिलजी वंश आता है। गुलाम वंश को खत्म होता है। केकुमर्स के ये क्या है? केकुमर्स को हत्या करके केकुबाद एवं क्यूमर्स, ये दो था, इसमें से किसको हत्या कर देता है? क्यूमर्स को हत्या करके। क्यूमर्स की हत्या जलालुद्दीन खिलजी करता है और यहाँ पर एक नया अलग वंश खिलजी वंश की स्थापना करता है। कौन? जलालुद्दीन मोहम्मद खिलजी, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी वंश का स्थापना मतलब 1290 से 1320 तक चलता है। खिलजी वंश कब तक चलता है? 1290 से 1320 तक। 1290 से 1320 तक चलता है। सबसे छोटा कार्यकाल इसी का। हाँ, इसी का कार्यकाल रहता है, सबसे छोटा। अच्छा ये बताइए, 1290 से 1296 ईस्वी तक जलालुद्दीन रहता है, ठीक है। अच्छा, कहा जाता है कि दिल्ली जलालुद्दीन खिलजी के बारे में कहा जाता है कि दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिन्होंने हिंदुओं के प्रति उदारवादी नीति को अपनाया। तो हिंदुओं के प्रति उदारवादी नीति को अपनाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी, जो कि खिलजी वंश का संस्थापक था, ठीक ना। इसका शासन काल रहता है 1290 से 1296 तक, मतलब जलालुद्दीन खिलजी का, ठीक ना। अच्छा, इसमें कहा था दिल्ली सल्तनत के काल में भारत पर शासन करने वाला पहला भारतीय मुस्लिम वंश खिलजी वंश था। मतलब दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला भारत का पहला मुस्लिम वंश, भारतीय मुस्लिम वंश कौन था? खिलजी वंश। पहला भारतीय मुस्लिम शासक पहला जलालुद्दीन खिलजी। पूछेगा पहला भारतीय मुस्लिम वंश खिलजी वंश। अच्छा, पहला भारतीय खिलजी शासक जलालुद्दीन खिलजी। अच्छा ये बताइए, जलालुद्दीन खिलजी के काल में करामानी कुपुर में मलिक झच्चू ने विद्रोह कर दिया था, जिसे अली गुरसाप ने अलाउद्दीन खिलजी ने विद्रोह कर दिया, ठीक ना। और जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी किलखोरी को बनाया। जलालुद्दीन खिलजी की दिल्ली के निकट नया शहर मुगलपुरा नामक शहर बसाया। मुगलपुरा नामक शहर। अच्छा ये बताइए, जलालुद्दीन खिलजी ने अपना पहला सेना अभियान दक्षिण भारत के शासक किसके विरुद्ध किया था? दक्षिण भारत रामचंद्र देव। किसके विरुद्ध? जलालुद्दीन ने अपना पहला सैन्य अभियान दक्षिण भारत के शासक रामचंद्र देव के साथ किया था। रामचंद्र देव के खिलाफ किया था, जो देवगिरी का शासक था। कहाँ का था? देवगिरी का शासक। देवगिरी का शासक था। कहाँ का था? देवगिरी का शासक रामचंद्र देव थे। हाँ, उन्हीं के साथ
जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया था? विद्रोह किया। विद्रोह किया। अच्छा, जलालुद्दीन खिलजी ने कर संग्राहक के रूप में एक विभाग बनाया, उस विभाग का नाम बताइए। जलालुद्दीन खिलजी ने कर संग्राहक के रूप में एक विभाग बनाया, उस विभाग का नाम था दीवान ए वकूफ। क्या था? दीवान ए वकूफ। दीवान ए वकूफ। क्या नाम था? दीवान ए वकूफ। दीवान ए वकूफ कौन चलाया था? कर्ज इसमें लिया जाता था, कौन चलाया था बताइए? यही जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी के बाद इसको मार दिया गया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ठीक है। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी अपना शासक बना। 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक अलाउद्दीन खिलजी शासन करता है, ठीक है। 1296 से 1316। हाँ। अच्छा, ये बताइए इसका मूल नाम क्या था? अलाउद्दीन का अली गुरसब। अली गुरसब। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम अली गुरसब। अली गुरसब। अच्छा, ये बताइए 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने की हत्या करने के बाद बलबन द्वारा बनाए गए लाल महल में अपना राज्याभिषेक करवाया था। कौन? यही अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। अच्छा, इन्होंने इल्तुतमिश के द्वारा प्रारंभ की एकता व्यवस्था को समाप्त कर दिया और साथ ही 4 अध्यादेश जारी किया, ठीक। एकता व्यवस्था को समाप्त कौन किया था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। और चालीसा दल को भंग करने वाला? चालीसा दल को भंग करने वाला बलवान। बलबन। लेकिन एकता को समाप्त करने वाला? यही अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, ठीक ना। और इसने 4 अध्यादेश जारी किया। प्रथम अध्यादेश के तहत, प्रथम अध्यादेश में बोला गया, किसके तहत बोला गया कि अमीरों को दान में दी गई भूमि को वापस करने की घोषणा किया गया। इन्होंने एकता व्यवस्था को समाप्त किया और बोला गया कि अमीरों को जो भूमि दान में दिया गया वो वापस करो। दूसरा में क्या कहा गया? गुप्तचर व्यवस्था को मजबूत किया गया, ठीक ना। क्या? गुप्तचर व्यवस्था को मजबूत किया गया। गुप्तचर व्यवस्था को मजबूत किया गया दूसरा में। तीसरा में कहा गया कि तीसरा के तहत जुआ खेलने व मद्यपान पर निषेध किया गया। मतलब कि तीसरा में जुआ और मद्यपान पर पूरी तरह से रोक लगा दिया। और चौथा में कहा गया अमीरों को मिलने जुलने पर पूरी तरह से पाबंद लगा दिया एवं सार्वजनिक समारोह में विवाह संबंध पर भी रोक लगा दिया। अमीरों को मिलने जुलने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया, ठीक ना। चौथा 4 गो अध्यादेश था। हाँ, पहला एकता व्यवस्था को समाप्त कर दिया। एकता व्यवस्था को जैसे समाप्त किया तो 4 अध्यादेश जारी किया। हाँ। पहला में कहा कि जो भी जमीन आप लोग को दान में दिया अमीरों में दान दिया वापस करो। हाँ। दूसरा में क्या कहा था? दूसरा में कहा था गुप्तचर व्यवस्था को गुप्तचर व्यवस्था को मजबूत किया। तीसरा में मद्यपान शराब पूरा पीने पर प्रतिबंध लगा। हाँ। चौथा में अमीरों को मिलने जुलने पूरी तरह से पाबंदी लगा कोई सार्वजनिक स्थान पर जो होता विवाह संबंध भी रोक लगाता था। रोक लगा। कौन लगाया? सब अलाउद्दीन जो एकता व्यवस्था को खत्म करके 4 अध्यादेश जारी किए, ठीक है। अच्छा, द्वितीय सिकंदर किसको बोला गया? द्वितीय सिकंदर अलाउद्दीन खिलजी को ही कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी को। द्वितीय सिकंदर अलाउद्दीन खिलजी को ही कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा के पद को मान्यता दिया। पूछेगा खलीफा के पद को मान्यता किसने दिया? अलाउद्दीन खिलजी। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। अच्छा, शासक बनते ही अलाउद्दीन खिलजी ने 1298 ईस्वी में अपना साम्राज्य विस्तार करना प्रारंभ कर दिया। इन्होंने पहला सैन्य अभ्यास कहाँ किया था? गुजरात के शासक कर्णदेव के साथ किया था। पूछेगा 1298 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने पहला सैन्य अभ्यास गुजरात के शासक कर्णदेव के साथ खिलाफ किया था। इस अभियान का नेतृत्व नुसरत खां एवं उलूग खां के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? नुसरत खां और उलूग खां के द्वारा। पूछेगा अलाउद्दीन खिलजी ने पहला सैन्य अभ्यास 1298 ईस्वी में गुजरात के कर्णदेव राजा, जहाँ वहाँ का कर्णदेव थे, गुजरात का कर्णदेव, और इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? उलूग खां और नुसरत खां ने किया। इस अभियान के दौरान मलिक काफूर को 1000 में खरीदा था, ठीक है। मलिक काफूर जो कि एक हिजरा था। क्या था? 1000। इसको 1000 दिनार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। मलिक काफूर किसके दरमियान में, मतलब कि ये मलिक काफूर किसको खरीदा था? कौन खरीदा था? अलाउद्दीन खिलजी खरीदा था। किसके कब खरीदा था? गुजरात अभियान के दौरान 1000 दिनार, इसलिए इसको 1000 दिनारी भी कहा। गुजरात अभियान 1298 में हुआ था। राजा कौन राजा था जी? गुजरात के साथ राजा कर्णदेव के साथ। अच्छा, दूसरा अभियान 1301 में रणथंबोर के शासक हमीर देव के खिलाफ। दूसरा अभियान 1301 ईस्वी में रणथंबोर में हमीर देव के खिलाफ। 1301 ईस्वी में रणथंबोर के शासक हमीर देव के खिलाफ, ठीक ना। अच्छा, 1303 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी खुद अपने नेतृत्व में सेना लेकर कहाँ अभियान किया था? चित्तौर अभियान। 1303 ईस्वी में चित्तौर अभियान किया था, जो कि राणा रतन सिंह और महारानी पद्मावती जो था वहाँ चित्तौर का, उसमें
मतलब कि राणा रतन सिंह के खिलाफ उसने 1303 ईस्वी में किया था और वहाँ जीत भी गया था, ठीक ना। और मतलब कि मोहम्मद चित्तौड़ अभियान की जानकारी किसने दिया था? चित्तौड़ अभियान की मतलब चित्तौड़ अभियान की जानकारी किससे मिलती है? किससे मिलती है? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना अवधी भाषा में जो पद्मावत नामक पुस्तक है। पद्मावत नामक पुस्तक से पूछेगा चित्तौड़ अभियान की जानकारी किस पुस्तक से मिलती है? चित्तौड़ पद्मावत। और पुस्तक कौन इसने लिखा था? इसको लिखा था मलिक मोहम्मद जायसी। कौन लिखा था? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी। अच्छा आगे बताइए। इसके बाद तो यहाँ चित्तौड़ जीत ही लिया ये। चित्तौड़ जीतने के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम बदलकर क्या रखा था? चित्तौड़ जीतने के बाद इसका नाम क्या रखा? खिजराबाद। क्या नाम? खिजराबाद। खिजराबाद। चित्तौड़ जीत के चित्तौड़ का नाम क्या रखा था? खिजराबाद। 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 अच्छा 1305 ईस्वी में इन्होंने मालवा अभियान किया और वहाँ के शासक महलक देव को पराजित किया। 1305 ईस्वी में कहाँ का अभियान किया? मालवा अभियान। मालवा अभियान 1305 ईस्वी में मालवा अभियान जो महलक देव को पराजित कर महलक देव को पराजित कर दिया था, ठीक ना। अच्छा 1307 में कहाँ अभियान किया? 1307 में कहाँ अभियान किया? मतलब दक्षिण भारत का अभियान स्टार्ट कर दिया था 1307 में। दक्षिण भारत का अभियान स्टार्ट किया था कब? 1307 में। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दक्षिण भारतीय अभियान की जिम्मेदारी किसको दिया था? किसको दिया था? जलालुद्दीन मलिक काफूर, जो कि 1000 दिनार। मतलब दक्षिण भारत के जीतने का मतलब दक्षिण भारत का जो अभियान चला उसको मतलब कि किसको दिया इसका भार? मलिक काफूर को दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत अभियान की शुरुआत कब किया था? 1307 ईस्वी में देवगिरी के विरुद्ध किया था, ठीक ना। कब किया था? देवगिरी के विरुद्ध से 1307 ईस्वी में। किसको भेजा था दक्षिण भारत? मलिक काफूर को, जो कि 1000 दिनार था। 1000 दिनार में उसको खरीदा था। कब खरीदा था? गुजरात अभियान के दरमियान। गुजरात अभियान कब स्टार्ट हुआ? 1298 में। किसके खिलाफ हुआ था? राजा कर्णदेव। गुजरात के शासक राजा कर्णदेव। बहुत अच्छी। इसी तरह आप सब लोग भी बोलिए और याद हो जाएगा। अच्छा ये बताइए अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दक्षिण भारतीय अभियान की जिम्मेदारी किसको दिया था? किसको दिया था? मलिक काफूर। अच्छा अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत का अभियान कब स्टार्ट किया था? ये 1307 में। कब किया था? 1307 में। अच्छा देवगिरी के शासक जो सबसे पहली बार देवगिरी के शासक को हराया था, देवगिरी के शासक को क्या नाम था? देवगिरी के शासक रामचंद्र देव। क्या नाम था? रामचंद्र देव। इतना वीरता से इसके साथ लड़ा था कि इसके वीरता पर खुश होकर कौन? अलाउद्दीन खिलजी ने इसका राज को लौटा देता है, ठीक है, रामचंद्र देव का। और इसमें मतलब लौटा देने के बाद उससे कुछ अपना वसूली करने लगा कि आप मेरा साथ दीजिए, ठीक ना। और रामचंद्र देव को एक उपाधि दिया। उस उपाधि का नाम बताइए। रामचंद्र को राय रियान। कौन दिया था? राय रियान की उपाधि कौन दिया था? अलाउद्दीन खिलजी। और किसको दिया था? रामचंद्र देव को। राय रियान का मतलब होता है राजाओं का राजा। राय रियान राजाओं का राजा। राय रयान की उपाधि रामचंद्र को दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। हाँ, जिसका मतलब होता है राजाओं का राजा। अच्छा ये बताइए तथा और इसको एक और दिया, गुजरात के निकट नवसारी की जागीरदार भी दे दिया। और क्या दिया? गुजरात के निकट नवसारी है उसका जागीरदार दे दिया। किसको? इसको रामचंद्र देव को, जो कि दक्षिण में था, देवगिरी का राजा हुआ करता था, ठीक है। नवसारी गुजरात में नवसारी का ये दे दिया, ठीक है। अच्छा ये बताइए वारंगल अभियान अलाउद्दीन खिलजी कब किया था? 1309 में। वारंगल अभियान 1309 में। कब किया था? 1309 में। कौन का अभियान? वारंगल अभियान। वारंगल अभियान 1309 में। आप भी बोलिए वारंगल अभियान 1309 में। अच्छा ये जो था तेलंगाना की राजधानी हुआ करता था वारंगल, ठीक है। यहाँ के शासक प्रताप रुद्र देव थे जो पराजित हो गए। इन्होंने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट किया था, समझे? मलिक काफूर पूछेगा कि कोहिनूर हीरा मलिक काफूर को किसने दिया था? वारंगल के शासक प्रताप रुद्र देव ने। कौन? प्रताप रुद्र देव ने मलिका काफूर को कोहिनूर हीरा दिया था। कोहिनूर हीरा दिया था मलिक काफूर, ठीक ना। वारंगल का अभियान कब किया था? 1309 में। 1309 कब किया था? 1309 में। 1309, ठीक है। याद हो रहा है? अच्छा होयसल का अभियान कब किया था? 1310 में। होयसल अभियान 1310। होयसल अभियान 1310। वारंगल 1309। हाँ, होयसल 1310। होयसल में किसको पराजित किया? होयसल में किसको? वीर बल्लार तृतीय को। वीर बल्लार तृतीय किसको हराया? वीर बल्लार तृतीय को। अच्छा राय रयान की उपाधि किसको दिया था? राय रयान की उपाधि रामचंद्र देव को दिया था। वह दक्षिण भारत का था, समझे? दक्षिण भारत का जो देवगिरी का राजा हुआ था, ठीक है। याद हो रहा है?
अलाउद्दीन खिलजी ने पांड्य की राजधानी मुदेर पर भी आक्रमण करके अपने पराजित कर दिया था, अधिकार कर लिया था। कब? 1310-1311 में। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसके काल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुआ था। पूछेगा सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके शासन काल में हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी किसके शासन काल में हुआ था? हाँ, अलाउद्दीन खिलजी के शासन। मंगोल आक्रमण सबसे ज्यादा किसके शासन काल? अलाउद्दीन खिलजी के। अलाउद्दीन खिलजी के शासन। इससे बचने के लिए राजधानी सीरी को किलाबंदी करवाया, समझे? सीरी की किलाबंदी करवाया, मतलब घेराबंदी करवाया। इससे बचने के राजधानी को किलाबंदी करवाया था, ठीक है। अच्छा ये बताइए, सैनिक को नगद वेतन देना प्रारंभ किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अच्छा, एकता प्रथा को समाप्त किसने किया था? एकता प्रथा को समाप्त किया था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने एकता प्रथा को समाप्त किया। 4 गो जारी किया। 4 गो अध्यादेश। अच्छा, एकता प्रथा को समाप्त करके अलाउद्दीन खिलजी क्या किया था? 4 गो अध्यादेश जारी किया था। एकता प्रथा को समाप्त करके 4। अरे सुनिए, एकता प्रथा को समाप्त करके अलाउद्दीन ने सैनिकों को नगद वेतन देना स्टार्ट किया। क्या क्या? नगद वेतन देना आराम कर दिया था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने अस्थायी सेना का स्थापना किया और इसके लिए अलग अलग दीवाने अर्ज का स्थापना किया। इस दीवाने अर्ज का स्थापना किसने किया था? दीवाने अर्ज का अलाउद्दीन खिलजी। इस विभाग का प्रधान कौन था? इस विभाग का प्रधान आरिज ए मुमालिक कहलाता था। क्या कहलाता? आरिज ए मुमालिक। आरिज ए मुमालिक। अच्छा, बाजार व्यवस्था को प्रारंभ करने वाला पहला शासक? हाँ, अलाउद्दीन खिलजी। इन्होंने अपने सैनिकों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के लिए के उद्देश्य से बाजार व्यवस्था को लाया, ठीक ना। अच्छा, दीवाने रियासत किसको बोला जाता है? दीवाने रियासत किसको भी बोला जाता था? जो अलाउद्दीन खिलजी का बाजार व्यवस्था के लिए देखभाल के लिए अलाउद्दीन ने एक अलग विभाग बनवाया। बाजार व्यवस्था के देखभाल के लिए एक अलग विभाग बनवाया। इसको क्या बोला? दीवाने रियासत। बाजार व्यवस्था के देखभाल के लिए एक अलग विभाग बनाया। उसका नाम क्या था? दीवाने रियासत। अच्छा ये बताइए, अलाउद्दीन खिलजी का आर्थिक सुधार की जानकारी किसकी रचना से मिलती है? बर्नी की रचना। बर्नी। तारीखे फिरोज शाही नामक पुस्तक से मिलती है। अच्छा, तारीखे फिरोज शाही नामक पुस्तक किसने लिखा था? बर्नी ने। इससे क्या मिलता है अलाउद्दीन? आर्थिक सुधार व्यवस्था का। आर्थिक सुधार व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी, ठीक ना। अच्छा ये बताइए, दीवाने विजारत ये सबसे महत्वपूर्ण विभाग था जिसका प्रधान वजीर कहलाता था, ठीक है। अच्छा, दीवाने इंसा ये कैसा था? ये पत्राचार था। पत्राचार का विभाग था, ठीक ना। दीवाने इंसा पत्राचार। दीवाने विजारत मतलब कि इसका सबसे प्रमुख विभाग वजीर कहलाता था, ठीक है। उनके कार्यों का संचालन करता था। राजा की अनुपस्थिति में उनके कार्य का संचालन कौन करता था? दीवाने विजारत। अच्छा, दीवाने इंसा शाही पत्राचार का विभाग था, ठीक ना। अच्छा, दीवाने रसालत यह विदेश विभाग था। दीवाने रसालत विदेश विभाग था, ठीक है। ये ठीक हो गया। अच्छा ये बताइए, अलाउद्दीन खिलजी भू राजस्व व्यवस्था में सुधार लाते हुए किसानों के साथ प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किया, अर्थात उन्होंने सुल्तान एवं किसान के बीच पाए जाने वाले बिचौलिए वर्ग को खूत, मुकदम, पटवारी, चौधरी को पद को समाप्त कर दिया, ठीक ना। मतलब कि किसान के बीच जो बिचौलिया आता था उसको सबको खत्म कर दिया। चौधरी, पटवारी सबको खत्म कर दिया। पूछेगा किसान के बीच जो था, मतलब कि किसानों के सुल्तान और किसान के मतलब किसान और के बीच जो बिचौलिया था उसको खत्म किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। और कर व्यवस्था को सुधार संचालन के लिए कर व्यवस्था को सुधार संचालन के एक विभाग बनाया। उस विभाग का नाम क्या था? दीवाने मुस्त खराज। क्या नाम था? कर व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए दीवाने मुस्त खराज। क्या नाम था? दीवाने मुस्त खराज, ठीक है। भू राजस्व व्यवस्था के क्षेत्र में इन्होंने शरीयत के अंतर्गत 4 प्रमुख प्रकार के करों को वसूली किया। जजिया, जकात, खुम्स, खराज। कितना? जजिया, जकात, खुम्स, खराज। इसने 4 प्रकार का मतलब कि कर लगाया। कौन कौन? जजिया, जकात, खुम्स, खराज। जजिया, जकात, खुम्स, खराज। जजिया कौन करता बताइए? जजिया एक गैर हिंदू गैर मुस्लिम था। गैर मुस्लिमों से लेने जाने लगा था, मतलब हिंदुओं से लेने जाने। जकात ये मुस्लिम से लिया जाता था। हिंदू से लेने वाला कर था जजिया, मुस्लिम से लेने वाला था जकात। खुम्स यह लूटे गए धन में सुल्तान का हिस्सा था, मतलब जो धन लूट के आया था उसमें सुल्तान का हिस्सा होता था। खुम्स। खराज में खराज यह मुसलमानों से लिए जाने वाला एक प्रकार का भू राजस्व कर था।
पूछेगा मुसलमान से लेने वाला भू राजस्व कर कौन था? खैराज था। खराज। खुम्स क्या था? होम्स का जो लूटे लूटा गए। गए धन को राजा का जो होता था, हाँ। उसमें का धन जो उसको बोलते थे। जाजिया। जजियत होता जो गैर मुस्लिम था। अच्छा ये बताइए, इन चारों कर के अलावा एक दो और कर लिया जाता था, एक घड़ी एक चरी। घड़ी आवास पर लिया जाता, करी मतलब कि चारागाह पर। चारागाह पर मतलब एक चारागाह की भी व्यवस्था थी, इसका मतलब वाला हाँ, खिल्ली थी। हाँ। जो उसको लोग उसको उपयोग करता था, उसका क्या देता था? कर देता था। खरी आवास पर। अच्छा, भूमि की माप एवं सर्वेक्षण कराया, ठीक ना? इस प्रणाली को क्या कहा? जिस प्रणाली से भूमि माप का सर्वेक्षण किया अलाउद्दीन खिलजी ने, इस प्रणाली का नाम क्या था? मसाहत प्रणाली। इसी प्रणाली के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जो कि भूमि की माप एवं सर्वेक्षण करवाया। इसी आधार पर भू राजस्व का निर्धारण भी किया। पूछेगा दिल्ली सल्तनत का वैसा पहला शासक कौन था जिसने भूमि का माप और सर्वेक्षण करवाया? कौन? माप और सर्वेक्षण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया। भूमि का माप और सर्वेक्षण पहला कौन करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरबार का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरबार जो है कुवत उल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार है। प्रवेश द्वार है। पूछेगा प्रवेश कुवत उल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार? अलाई दरबार। दरवाजा है। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हो जाती है? 1316 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। इसके पश्चात मुबारक खिलजी अगला सुल्तान बनता, ठीक ना? कौन? मुबारक खिलजी एक ऐसा शासक था जिसने खलीफा के पद को घोषित किया था। खुद खलीफा को पद को स्वीकार करते हुए खलीफा को अपने आप को खलीफा घोषित करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक बताइए कौन था? बताइए कौन था? दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? बताइए। कुतुबुद्दीन मुबारक। कुतुबुद्दीन मुबारक। कौन था? कुतुबुद्दीन अलाउद्दीन के मरने के बाद कौन बना था? कुतुबुद्दीन मुबारक 1316 ईस्वी में, और 1320 ईस्वी तक इसने रहा, ठीक है? कौन था बताइए? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। अच्छा ये बताइए, 1320 ईस्वी में कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की मृत्यु हो जाती है, ठीक ना? इसके बाद कौन शासक बनता है? खुसरो था। खुसरो खां दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान बनता है, ठीक ना? खुसरो खां दिल्ली सल्तनत का अगला शासक कौन बनता है? खुसरो खां बनता है। अच्छा, निजामुद्दीन औलिया के बारे में कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चिश्ती संत निजामुद्दीन औलिया से मिलने के लिए संदेश भेजा था, किंतु निजामुद्दीन औलिया ने खिलजी से नहीं मिला एवं उन्हें संदेश दिया मेरे घर में 10 दरवाजे हैं। किसको बोला था मेरे घर में 10 दरवाजे? बताइए। अलाउद्दीन किसको बोला था? खिलजी को। अलाउद्दीन नहीं खिलजी मिला, उसे एक संदेश भेजा था। कौन? निजामुद्दीन औलिया कहा था अलाउद्दीन खिलजी को कि मेरे घर में 10 दरवाजे हैं, एक दरवाजे से आएगा तो निकल के भाग जाएंगे। अब उसके बाद होता है तुगलक वंश, ठीक ना? जैसे वो मरा तुगलक वंश। तुगलक वंश के संस्थापक बताइए। गियासुद्दीन तुगलक। इसका बचपन का नाम? बचपन का नाम गाजी मलिक। गाजी मलिक। मूल नाम क्या था? गाजी मलिक। क्या था नाम? वो पूछता है। गाजी मलिक किसका नाम था? गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक का नाम गाजी मलिक। था। अच्छा, तुगलक वंश के बारे में जानकारी सबसे प्रमुख स्रोत किससे मिलता है? सबसे प्रमुख अमीर खुसरो के तुगलकनामा से। अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? बलबन के। बलवन के। किसके? बलवन के। बताइए। बलवन के दरबारी कवि थे अमीर खुसरो। और इसी के किताब तुगलकनामा है, तुगलकनामा इससे में। तुगलक वंश की जानकारी मिलती है, ठीक ना? अच्छा, तुगलक वंश को शुद्ध भारतीय मुस्लिम वंश के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि गाजी मलिक के पूर्वज भारतीय मुसलमान थे। पूछेगा शुद्ध भारतीय मुस्लिम वंश किसको माना जाता है? शुद्ध बोला जाता है इसको, तुगलक वंश को। तुगलक वंश को। तुगलक वंश को। अच्छा, गियासुद्दीन तुगलक के काल में कुल मिलाकर कितने मंगोल आक्रमण हुआ? 29 बार भारत पर मंगोल आक्रमण हुआ गियासुद्दीन तुगलक ने। 29 बार। हाँ। मंगोल आक्रमण। और सभी बार उसने राजधानी को सुरक्षित रख लिया, ठीक है? अच्छा ये बताइए, गियासुद्दीन तुगलक खुद अपने ही नेतृत्व में सेना लेकर बंगाल का अभियान किया और बंगाल विजय के पश्चात दिल्ली लौटने के दौरान उन्होंने चिश्ती संत निजामुद्दीन औलिया को दान में दिए गए भूमि का हिसाब लिया, ठीक ना? जब वो बंगाल से लौट रहा था, चिश्ती संत निजामुद्दीन औलिया उसको दान में भूमि दिया था, उससे हिसाब लिया कि हम आपको जो दान में भूमि दी है उस भूमि का हमको हिसाब दीजिए, उस भूमि में आप क्या क्या। ये भूमि कौन दिया था? ये गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन मैंने चिश्ती जो था निजामुद्दीन औलिया को दिया था। भूमि किताब हिसाब लिया। हाँ, दिल्ली में मिलने को कहा, न कि
दिल्ली मिलने के कहा किसको? निजामुद्दीन औलिया औलिया, को, लेकिन निजामुद्दीन औलिया मिलने से मना कर दिया कहा, और कहा दिल्ली हुजूर दिल्ली अभी बहुत दूर दूर है, है। ठीक ना, इसलिए और उसके बाद दिल्ली अभी दूर है। दिल्ली आने के क्रम में अफगानपुर नामक स्थान लकड़ी के माल के गिर जाने से गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। इस तरह से इसका जो कहना सही हो गया, दिल्ली अभी दूर है। तो दिल्ली वो पहुंच भी नहीं पाया, अपने ही लकड़ी के माल से बनाए हुए मकान से दब के उसकी मृत्यु हो जाती है। किसका? ये गियासुद्दीन तुगलक। तुगलक का। गियासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने सिंचाई व्यवस्था के लिए सरकारी खर्च पर नहर बनवा दी। ये पूछेगा दिल्ली सल्तनत पर दिल्ली सल्तनत मतलब का। कि नहर का निर्माण सबसे पहले किसने किया था? नहर का निर्माण गियासुद्दीन तुगलक। लेकिन पूछेगा नहरों का जाल किसने बिछाया था? नहरों का फिरोज शाह तुगलक। हाँ, कौन? फिरोज शाह तुगलक। पूछेगा कि नहर सबसे पहले निर्माण किसने किया था? नहर सबसे पहले निर्माण गियासुद्दीन तुगलक किया था। हाँ। लेकिन नहरों पर जाल सबसे पहले कौन बिछाया था? कौन बिछाया था? ये था गियासुद्दीन नहीं, फिरोज शाह तुगलक। नहीं, हाँ फिरोज शाह। बोलिए जी। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक है। अच्छा ये बताइए, इसके बाद आता है मोहम्मद बिन तुगलक। इसकी मृत्यु हो जाती है, इसके बाद कौन आता है? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम था जौना खां। जौना खां। हाँ। और गियासुद्दीन तुगलक का मूल नाम? गाजी मलिक। गाजी मलिक। कौन था? गाजी मलिक गियासुद्दीन तुगलक का। हाँ। और मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम? जौना जौना खां। जौना खां। जो मोहम्मद बिन तुगलक काफी विद्वान था, 23 भाषा का जानकार था ये। मोहम्मद बिन तुगलक 23 भाषा, लेकिन ये सबसे पगला बादशाह पागला बादशाह के भी नाम से मोहम्मद बिन तुगलक। जो काम नहीं सन की बादशाह कहलाया, रक्त पिपासु कहलाया मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि इसका बहुत सारा कारण था। मतलब कि ये कुछ भी काम करता था बिना सोचे समझे कर देता था। सोचिए समझिए। कभी बोला कि हम दिल्ली, कभी हम अपना राजधानी चेंज करेंगे, राजधानी नहीं चेंज कर पाया। कभी बोला कि हम अपना फिर कर लगाएंगे, कर लगा के फिर हटा दिया, उससे कुछ नहीं हुआ, किसानों से बनने लगा। और इसलिए इसको ऐसा ये बहुत कम किया, इसलिए इसको रक्त पिपासु सर मतलब कि सुल्तान कहा गया। ठीक है। अच्छा ये बताइए, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में देखिए इसने क्या किया। मोहम्मद बिन तुगलक अपने शासनकाल में 4 सुधारात्मक कार्य के लिए, किंतु सभी कार्य असफल रहा। 4 सुधारात्मक कार्य किया, लेकिन सभी कार्य क्या रहा? असफल रहा। जैसे कि गंगा यमुना दोआब क्षेत्र पर काम किया, मतलब कि क्षेत्र पर टैक्स लगाया, ठीक ना। राजधानी दिल्ली से दौलताबाद, ये भी असफल रहा। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया और खुरासान एवं कराची अभियान किया, ठीक ना। सब असफल रहा। गंगा दोआब क्षेत्र जो है, मतलब गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में करों का वृद्धि कर दिया था, जिससे किसान को काफ़ी मतलब कि उस समय उपज नहीं हो रहा था, लेकिन किसान इससे काफ़ी त्राहिमाम हो गया। इसलिए बाद में इसको हटाना पड़ा, ठीक है। किसानों की सुख सुविधा के लिए इसके बाद इसने क्या किया, किसानों की सुख सुविधा के लिए एक मतलब कि अलग विभाग का निर्माण करवाया। क्या नाम था? दीवाने अमीर कोही का स्थापना किया। इसके अतिरिक्त किसानों को सोनधार एवं तकावी नामक कृषि ऋण का व्यवस्था किया, मतलब किसानों को एक कृषि ऋण का व्यवस्था किया। इसका नाम क्या था? दीवाने क्या चीज़ का व्यवस्था किया था? कृषि ऋण, मतलब किसान जो है ऋण ले सकते। एवं तकावी। सेंधार एवं तकावी। दीवाने अमीर कोही किसके लिए किया था? दीवाने अमीर कोही एक अगला किसानों की सुख सुविधा के लिए दीवाने अमीर कोही का स्थापना। अमीर कोही है तो सुख सुविधा समझ लीजिए। अच्छा, राजधानी जो है दिल्ली से ये कहाँ ले जाना चाहता था? कहाँ से? दौलताबाद। दिल्ली से दौलताबाद ले जाता था। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले जाने की घोषणा कर दिया। इस योजना को 1333-1334 में रद्द करते हुए अपनी राजधानी पुनः दिल्ली ला लिया। कहाँ ले आए? दिमाग लगाया कि दौलताबाद ले जाएंगे, लेकिन वहाँ सफल नहीं हुआ। लेकिन 1333-1334 के बीच में फिर से दिल्ली ला लिया। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, मतलब सांकेतिक मुद्रा इतना चलाया वो कि वहाँ उस समय काफ़ी मतलब कि नकली नोट चलने लगा, ये भी असफल हो गया। अच्छा ये बताइए, इब्न बतूता किसके दरबार में आया था? इसी के दरबार में। इसकी एक रचना का नाम बताइए। मोरक्को। इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को निवासी था। इसकी एक रचना का नाम बताइए। रेहला नामक रचना। यात्रा विवरण है रेहला। हैं? रचना थोड़ा यात्रा विवरण इसका रेहला। हाँ, यात्रा विवरण रेहला है। यात्रा विवरण रेहला के नाम से जाना जाता है। हाँ, ठीक ना। रेहला एक पुस्तक का ही नाम है। अच्छा, रेहला पुस्तक। अच्छा, दिल्ली का काजी मतलब दिल्ली का काजी भी नियुक्त कर दिया था इसको। कौन? किसको? ये मोरक्को की यात्री जो था इब्न बतूता। इब्न बतूता को क्या किया था? मोरक्को का वासी था। हाँ, ये दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। दिल्ली का काजी किसको? ये बतूता था। और इन्हीं के नेतृत्व में दूत मंडल एक चीन भेजा था। ठीक है। ये बताइए,
ये जो है ना, एक इसको बोला जाता है कि ये जो धर्मनिरपेक्ष राज था, मतलब कि ये होली भी मनाता था, दिवाली भी मनाता था। एक ऐसा दिल्ली सल्तनत का शासक जो होली दिवाली सब मनाता था, उसका नाम क्या था? यही था क्या? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन इसको पगला बादशाह के नाम से जाना सिक्कों का राजकुमार किसको बोला जाता है? जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को सिक्कों का सबसे राजकुमार। ज़्यादा सिक्का जारी करने वाला। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण इसके काल में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाई दक्षिण भारत में तुंगभद्रा नदी किनारे अपना विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया। किसके काल में? ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल। कब? 1336 पूछेगा कि हरिहर एवं बुक्का जो है ना अपना राज्य का किसके शासन काल में स्थापित किया था? दिल्ली का उस समय सल्तनत कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद 1336 में विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया था। और 1347 में भी बहमनी राज्य का स्थापना हुआ था इसी के काल में। उस समय कौन किया था बहमनी राज्य का स्थापना? बताइए। हसन गंगू। हसन गंगू। हसन गंगू। हसन गंगू। हाँ ठीक है। बहमनी राज्य का स्थापना किसने किया था? हसन गंगू। कब? 1347। उस समय दिल्ली सल्तनत पर कौन राज कर रहा था? मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक वंश चल रहा था, ठीक ना? कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक ने हाँ। एक बहमनी समाज की स्थापना किया था जिसका नाम था हसन गंगू। है? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में अच्छा। हसन गंगू ने 1347 में बहमनी राज्य की स्थापना। पूछेगा बहमनी राज्य का जब स्थापना हुआ उस समय, सुनिए क्वेश्चन, बहमनी राज्य का जब स्थापना हुआ उस समय दिल्ली सल्तनत पर कौन शासन कर रहा था? मोहम्मद बिन तुगलक कर रहा था। हाँ, तुगलक वंश चल रहा था, ठीक ना? और हरिहर एवं बुक्का भी एक वंश का स्थापना किया, विजयनगर सम्राट। विजयनगर साम्राज्य का। उस समय भी मोहम्मद बिन तुगलक था। ये क्वेश्चन याद रखिए, ठीक ना? अच्छा ये बताइए, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हो जाती है? इसकी मृत्यु 1351 में। कब हुई थी? 1351। कब? 1351। मोहम्मद बिन तुगलक मृत्यु 1351। 1351 में। उनकी मृत्यु के बाद एक विद्वान ने कहा कि सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। कौन बोला था? बदायूनी। बदायूनी ने क्या बोला था? सुल्तान को प्रजा से या प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई है, ठीक है। इसके बाद जब ये मृत्यु हो गया तो इसके बाद आता है फिरोज शाह तुगलक, ठीक ना? फिरोज शाह तुगलक के बारे में हम लोग जानते हैं। फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? फिरोज शाह तुगलक का पंजाब के पंजाब के ठट्टा में हुआ था। और दूसरा राज्याभिषेक? दूसरा राज्याभिषेक कहाँ किया था? दिल्ली में। दिल्ली में दूसरा राज्याभिषेक कहाँ? दिल्ली में। पहला पंजाब के ठुट्टा में। ठट्टा में। हाँ, दूसरा दिल्ली में। पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा कौन राजा था जो 2 बार राज्याभिषेक करवाया था? फिरोज शाह तुगलक। कौन? फिरोज शाह कौन क्या था? यही फिरोज शाह तुगलक। एक बार पंजाब में, हाँ, एक बार दिल्ली। एक और एक था इसी तरह औरंगजेब। हाँ। वो भी अपना 2 बार राज्याभिषेक कराया। हाँ। अच्छा ये बताइए, दिल्ली का अतिरिक्त फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मण पर भी जजिया कर, पूछेगा ब्राह्मण पर जजिया कर लगाने वाला शासक कौन? प्रथम मुगल बादशाह का शासक। ब्राह्मण पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक फिरोज शाह तुगलक लगता है। अच्छा, प्रथम। देखिए, जजिया कर पहले तो नहीं लगता था उसमें, मतलब हिंदू को लगता ही नहीं था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक जो आया वो ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। क्यों लगाया? क्योंकि इस पर आरोप लगता रहता था इन टाइम, ये जो है इसकी माँ हिंदू है, ब्राह्मण है, ये हिंदू को छूट देगा। इसलिए इसको कट्टर मुसलमान बोला गया। इसने ऐसा काम किया कि एक मंदिर को तुड़वा के और उसके ईटा को बूचर खाना में बेच दिया, अपना मतलब कि मुस्लिम होने के प्रमाण में। इसने एक मंदिर को तुड़वा के और उस ईट को बूचर खाना में बेच दिया। ऐसा ये था, ठीक ना? नागरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को तुड़वा कर नगर के ज्वालामुखी। हाँ, इसने कहाँ बेचा? बूचर खाना, ठीक है ना? हाँ। अच्छा ये बताइए, फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने अपनी आत्मकथा लिखवाया था, ठीक ना? फारसी भाषा में। इस आत्मकथा का नाम क्या था? फतुहाते फिरोज शाही। दलियाते फिरोज शाही। फतुहाते फिरोज शाही। फतुहाते फिरोज शाही। अच्छा, अपना प्रधान आत्मकथा का। हाँ। फतुहाते। तो दिल्ली सल्तनत का ऐसा शासक कौन था जिसने अपनी आत्मकथा लिखवाया था? दिल्ली फिरोज शाह तुगलक। इसका नाम क्या था? फतुहाते फिरोज शाही। एक बार और फतुहाते फिरोज शाही किसकी आत्मकथा है? किसकी आत्मा है? फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा को लिखवाया था। फतुहाते फिरोज शाही किसकी आत्मकथा है? किसकी आत्मकथा है? फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है फतुहाते फिरोज शाही। अच्छा, अपने पूरे साम्राज्य में फिरोज शाह तुगलक 1200 से अधिक फलों का बगीचा लगवाया। रास्ते के दोनों तरफ सराय अदल का निर्माण करवाया। सराय अदल मतलब धर्मशाला। मतलब ये बहुत मतलब विकास काम भी किया, जैसे कि धर्मशाला को बनवाया,
नहरों का जाल बिछा दिया। नहरों का जाल नहर सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था? सबसे ज़्यादा नहर बनाना यही बिछाया था फिरोज शाह तुगलक। सबसे पहले नहर किसने बनवाया था दिल्ली सल्तनत? दिल्ली सल्तनत में सबसे मोहम्मद बिन तुगलक बनवाया। ग्यासुद्दीन तुगलक, हाँ। कौन बनाया था? ग्यासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था, लेकिन जाल कौन बिछाया था? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। अच्छा, फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई व्यवस्था की एक नई नहर खुदवाया, एक नए प्रकार की सिंचाई कर को भी लगवाया। समझे कि उस कर का क्या नाम? सिंचाई कर को लगवाया, उस कर का क्या नाम बताइए? सिंचाई कर को लगवाया। हक ए सर्व। क्या नाम था? हक ए सर्व। ये कैसा था? सिंचाई कर था। कौन लगवाया था? कौन लगवाया था? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। इसने बहुत सारा मतलब कि शहर का भी निर्माण करवाया, लगभग 300 से ज़्यादा शहर का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक। बहुत अच्छा काम भी किया था। जैसे कि उसमें से कुछ है जैनपुर, हिसार, फतेहपुर, फिरोजाबाद, फिरोजपुर। कौन था? जैनपुर, हिसार, फतेहपुर, फिरोजाबाद है। फिरोजाबाद, हाँ। ये सब का निर्माण करवाया था कौन करवाया था? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, ये पूछिए। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में 1,80,000 दास थे, अर्थात सर्वाधिक दासों वाला की संख्या फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। दासों के लिए एक अलग विभाग बनाया, उस विभाग का नाम क्या था? विभाग का नाम क्या? दीवानी बंदगान। दासों का एक अलग विभाग का नाम क्या था? दीवानी ए बंदगान। किसका था? फिरोज शाह तुगलक का। और एक मतलब कि सिंचाई करता, उस कर का नाम बताइए। सिंचाई हक ए सर्व। हक ए सर्व क्या था? हक ए सर्व। सिंचाई का नाम हक ए सर्व। ठीक है। अच्छा, फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगारों को जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए सहायता पहुंचाने के लिए एक दान विभाग बनाया, उस दान का क्या नाम? दीवान ए खैरात। हक ए सर्व क्या था? हक ए सर्व एक सिंचाई का। दीवान ए खैरात, दीवाने का दान विभाग था। दीवाने बंदगान जो था क्या था? दीवाने बंदगान दास के लिए था विभाग था। दीवाने बंदगान दास के लिए। दीवाने खैरात धन के लिए, जो माने गरीब को दान देने के लिए। हक ए सर्व सिंचाई के लिए। अच्छा, ये बताइए फतुहात फिरोज शाही किसकी आत्मकथा है? फतुहा फिरोज शाही किसकी आत्मकथा है? फिरोज शाह तुगलक की। हाँ। ऐसा पहला दिल्ली सल्तनत का शासक था जिसने अपने आत्मकथा को लिखवाया था, फतुहात फिरोज शाही। ठीक है। अच्छा, ये बताइए, असली एक प्रकार इन्होंने एक सिक्का भी चलवाया, उस सिक्के का नाम क्या था? संसगानी सिक्का। इस सिक्का का नाम क्या था? संसगानी सिक्का। फिरोज शाह तुगलक ने चांदी एवं तांबे के मिश्रण के 2 नया सिक्का चलवाया, जिसे चांदी अद्दा एवं बिस्क का नाम दिया गया। चांदी अद्दा एवं बिस्क। ठीक ना? अच्छा, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हो जाती है? 1388 में। और 1388 में इन्हीं के शासन काल में तैमूर लंग दिल्ली पर आक्रमण करता है। ठीक है। कब? तैमूर लंग दिल्ली पर आक्रमण करता है, इन्हीं के शासन काल में। ठीक है। कब करता है? 1398 में। 1398 ही ना तैमूर लंग दिल्ली पर आक्रमण करता है? नहीं, 1398 में तैमूर लंग दिल्ली पर आक्रमण करता है। उस समय कौन रहता था? नासिरुद्दीन महमूद शाह। कौन रहता था? नासिरुद्दीन महमूद शाह। इसके बाद 1388 में जब इसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस समय दिल्ली पर कौन बैठता है? नासिरुद्दीन महमूद शाह। और इसी के काल में तैमूर लंग दिल्ली पर आक्रमण करता है 1398 ईस्वी। ठीक है। इसके आक्रमण के डर से नासिरुद्दीन शाह मोहम्मद दिल्ली छोड़ के भाग जाता है। दिल्ली छोड़ के 1398 में दिल्ली छोड़ के भाग जाता है नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह। फिर वह 412 ईस्वी में वजीर मल्लू 1412 ईस्वी वजीर मल्लू के द्वारा फिर वह दिल्ली पर आकर बैठता है। ठीक ना? मल्लू इकबाल की सहायता से 1412 ईस्वी में दिल्ली पर बैठता है। और तैमूर लंग का आक्रमण किसके शासनकाल में होता है? तैमूर लंग का आक्रमण इसी के का सर कौन? नसरुद्दीन महमूद। किसके काम है? नसरुद्दीन महमूद शाह। ठीक ना? नसरुद्दीन मोहम्मद शाह के काल में तैमूर लंग का दिल्ली पर आक्रमण भी हो जाता है। सुनिए पहले। उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु के बाद इसके बाद कौन गद्दी बैठता है? दौलत खां लोधी। 1414 में दौलत खां लोधी बैठता है। उसके बाद खिज्र खां जब व्यक्ति था, इसको गद्दी पर से हटा के एक अलग वंश की स्थापना करता है, सैयद वंश। क्या आप ही क्या कर रहे हैं? सैयद वंश। कौन? सैयद वंश की स्थापना करता है। कौन? खिज्र खां। सैयद वंश की स्थापना कौन करता है? खिज्र खां। कौन करता है? 1414 ईस्वी में खिज्र खां व्यक्ति ने, खिज्र खां जो है ना 1414 में
इसको किसको हटा देता है गद्दी पर से? कि इसको दौलत खान दौलत खां को लोधी दौलत खान लोधी को गद्दी पर से हटाता है। किसको? खिरीज खां हटा देता है। दिल्ली सल्तनत मतलब कि तुगलक वंश का अंतिम शासक दौलत खान लोधी, ठीक है। हाँ, कौन? दौलत खां लोधी। इसको गद्दी पर से हटा कौन हटाता है? खिरीज खां खिरीज खान है, खिज्र खान। खिरीज खां खिज्र खान हटाता है और एक सैयद वंश का स्थापना करता है। पूछेगा सैयद वंश का संस्थापक कौन है? सैयद खिरीज खां है। खिज्र खान। हाँ, इसका कार्यकाल पर भी बता दीजिए। 1414 से 1451। 1414 से 1451 कौन? सैयद वंश। इसमें कुछ खास नहीं, सैयद वंश तो बस खत्म हो गया। इसका संस्थापक पूछेगा कौन था? खिरीज खिज्र खां खान। कौन था? खिरीज खां जिन्होंने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था। पूछेगा कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करने वाला शासक खिरीज खां था। खिज्र खान था। जो कौन किस था? वंश से संबंधित था? कौन था? खिरीज खां था। खिज्र खान था। जो किस वंश से संबंधित था? खिज्र खां था सबसे मतलब कि सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था, जो कि कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था, ठीक है। सैयद इसके बदले उन्होंने पैगंबर के सेनापति को उपाधि धारण किया था। क्या था? पैगंबर के सेनापति। उन्होंने बोला कि मैं पैगंबर के सेनापति हूँ, मैं सुल्तान नहीं हूँ, ठीक है। मैं बोला था कि पैगंबर के सेनापति सुल्तान नहीं। और इन्हें रैयत आला के भी उपाधि धारण किया था। कौन? रैयत आला के उपाधि धारण किया था। कौन क्या था? खिज्र खां। खिरीज ये बताइए 1451 इसमें अंतिम शासक कौन बना? 1451 में अंतिम शासक कौन बना? अलाउद्दीन आलम शाह की मृत्यु के पश्चात बहलोल लोदी ने सैयद वंश के स्थान पर दिल्ली सल्तनत में एक नया वंश, कौन वंश लाया? लोधी वंश। मतलब अलाउद्दीन शाह मतलब अलाउद्दीन आलम शाह की मृत्यु के बाद दिल्ली मतलब कि कौन आया? ये आया लोधी वंश है, बहलोल लोधी। पूछेगा लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। 1451 से 1526 ईस्वी तक लोधी वंश चला, ठीक ना। लोधी वंश संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी। जो कि अफगान का शासक था। कहाँ का शासक था? अफगान का। कौन का? बहलोल लोधी अफगान का शासक। हाँ। लोधी वंश के भारत में स्थापित पहला अफगान शासक था। मतलब पूछेगा भारत में पहला अफगान शासक? बहलोल लोधी। लोधी वंश। लोधी वंश। अच्छा, पहला अफगान वंश अफगान वंश लोधी वंश। हाँ। अल्लाह शासक पूछेगा तो बहलोल लोधी। बहलोल लोधी, ठीक है। बहलोल लोधी के पूर्व अफगानिस्तान के गिलजई काबिल के साहू खेल शाखा शासक। अच्छा ये बताइए बहलोल लोधी चौनी का एक सिक्का विशेष प्रकार का सिक्का जारी किया जिसे बहलोली सिक्का। क्या कहा गया? बहलोली सिक्का। क्या कहा गया? बहलोली सिक्का। बहलोली सिक्का। यह सिक्का मुगल बादशाह अकबर तक चला। बहलोली सिक्का कब तक कहाँ तक चला? मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल तक चला। सिकंदर लोदी को एक महान मुस्लिम कट्टर शासक बोला जाता है, ठीक है। इसने मुस्लिम महिलाओं को मजार पर जाने से प्रतिबंध लगा दिया। पूछेगा मुस्लिम महिलाओं को मजार पर जाने से प्रतिबंध किसने लगाया? सिकंदर। कौन लगाया था? सिकंदर ना। सिकंदर लोदी। सिकंदर लोधी। इसके बाद सिकंदर लोदी मतलब बहलोल लोदी के बाद सिकंदर लोदी बनता है। यह एक महान मुस्लिम कट्टर शासक था, समझे? मुस्लिम कट्टर शासक था। और इन्होंने क्या किया? महिलाओं को मजार पर जाना बंद करवा दिया और साथ ही मुसलमानों का ताजिया निकालने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। ताजिया का मतलब? ताजिया निकलता था, मुसलमान का एक पर्व होता है अति मुहर्रम। अच्छा हाँ, मुहर्रम। उसी में ताजिया निकलता है। जुलूस निकलता है। हाँ, उस पर कौन रोक लगाया था? सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने ये महिलाओं को भी मजार पर जाने से मना कर दिया था, ठीक ना। प्रतिबंध लगा दिया। अच्छा सिकंदर लोधी 1504 ईस्वी में एक नया शहर बनाया। उस शहर का नाम क्या था? आगरा की स्थापना किया। आगरा का स्थापना किया था। कब? 1504 में। कौन किया था? सिकंदर लोधी। कौन शहर का नाम? सिकंदर लोधी ने 1504 ईस्वी में अच्छा। आगरा की स्थापना किया। आगरा का स्थापना किया था। और इन्होंने एक नया शहर सिकंदरा भी स्थापना किया। सिकंदरा शहर में मुगल बादशाह अकबर का मकबरा है, समझे? अकबर का मकबरा कहाँ? सिकंदरा शहर। मुगल बादशाह का। अच्छा सिकंदर लोधी वंश का पहला शासक था जिन्होंने भूमि सर्वेक्षण एवं उसकी माप भी करवाया। लोधी वंश का पहला शासक। लोधी वंश का पहला शासक जो कि भूमि का सर्वेक्षण करवाया और माप भी करवाया। अच्छा दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का ये था जो कि भूमि का सर्वेक्षण और माप करवाया था। गैसुद्दीन। अरे अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अच्छा ये बताइए भूमि मापी के लिए इसने एक मतलब कि उस माप का नाम क्या था जिससे भूमि नापता था? क्या नाम था? गज सिकंदरी। गज सिकंदरी इकाई का प्रयोग किया, ठीक ना। अच्छा ये बताइए सिकंदर लोधी की मृत्यु कब हो जाती है? 1517 में सिकंदर लोधी की मृत्यु हुई। इसके बाद अगला शासक कौन? इब्राहिम लोधी। कौन? इब्राहिम लोधी। जो कि लोधी वंश का अंतिम शासक था। क्या था लोधी वंश का अंतिम शासक? इब्राहिम लोधी। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था।
अच्छा ये बताइए, इब्राहिम लोदी को 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध हुआ, ठीक है, इब्राहिम लोदी। हाँ। कौन कौन पानीपत के प्रथम युद्ध? बाबर और लोदी वंश के बीच होता है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है, जिसमें बाबर की क्या हो जाती है? बाबर का विजय। विजय हो जाता है 1526 में, ठीक ना। अच्छा सुल्तान काल, अच्छा इसके बाद जो है ना हम सब लोग देखिए, जैसे 1526 ईस्वी में दिल्ली ये इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ाई होता है पानीपत का, ठीक ना। उसके बाद क्या होता है? पानीपत का युद्ध होता है। पानीपत का युद्ध खानवा बाबर का जीत युद्ध जाता होता है। सुनिए, हाँ सर, बोलिए। पानीपत का युद्ध होता है और बाबर उसमें जीत विजय। जाता है और दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाता है, खत्म हो ठीक जाता है। है। इस तरह से दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाता है। उसके बाद इसका कुछ हम जान लेते हैं स्थापत्य कला के बारे में, ठीक ना। ये भी बहुत पूछता है कि दिल्ली पूछेगा दिल्ली सल्तनत का स्थापत्य कला मतलब कि उसके बारे में पूछते हैं। अच्छा दिल्ली सल्तनत का स्थापत्य कला मूल रूप से किस शैली में थी? इंडो इस्लामिक शैली। बोलेगा दिल्ली सल्तनत का स्थापित कला मूल रूप से इंडो इस्लामिक शैली में थी। क्या थे? इंडो इस्लामिक इंडो इस्लामिक शैली में थी। किस शैली में थे? इंडो इस्लामिक शैली। इंडो इस्लामिक शैली में थी। इंडो इस्लामिक शैली पर आधारित था। इंडो इस्लामिक शैली में निर्मित पहला मस्जिद कौन था? पहला मस्जिद कौन था? कुतुब उल इस्लाम मस्जिद। जिसका निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन मस्जिद का निर्माण किसने कुतुबुद्दीन करवाया? ऐबक। कौन करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। पहला इस्लामिक मंदिर जो कि इंडो इस्लामिक शैली पर आधारित था, कौन मंदिर था? कौन मंदिर? कुतुब उल इस्लाम मस्जिद। इसका कौन बनवाया था इसको? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, दिल्ली। अच्छा अलाउद्दीन खिलजी कुतुब उल इस्लाम मस्जिद के प्रवेश द्वार पर एक प्रवेश द्वार पर एक दरवाजा का निर्माण, अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा। क्या? अलाई दरवाजा का निर्माण। अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया। यह दरवाजा शुद्ध इस्लामिक शैली में बनाया, इस्लामिक शैली में बनाया। क्या है? इस्लामिक शैली में था। अलाई दरवाजा शुद्ध इस्लामिक शैली। अच्छा इंडो इस्लामिक शैली पर बनने वाला पहला मस्जिद बताइए। मस्जिद 2.5 दिन का झोपड़ा। अरे कुतुब उल इस्लाम। अच्छा क्या बोले, फिर से पूछेंगे? कुतुब उल इस्लाम इंडो इस्लामिक शैली में निर्मित पहला मस्जिद। मस्जिद, हाँ, कुतुब उल इस्लाम, हाँ। जिसको बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, हाँ। दिल्ली में। अच्छा कुतुबुद्दीन ऐबक इंडो इस्लामिक शैली में एक अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का भी मस्जिद बनाया था, वही 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक। अच्छा बलबन के काल में स्थापत्य कला के क्षेत्र में इंडो इस्लामिक शैली के स्थान पर शुद्ध इस्लामिक शैली का भी प्रयोग किया। क्या? शुद्ध इस्लामिक शैली। बलबन के काल में साहित्य कला के क्षेत्र में इंडो इस्लामिक के स्थान पर शुद्ध इस्लामिक शैली आया था। कौन शुद्ध इस्लामिक शैली कौन लाया था? कौन लाया था? बलबन। बलबन लाया था। शुद्ध इस्लामिक शैली बलबन लाया था। शुद्ध इस्लामिक शैली बलबन लाया था। बलबन लाया था। शुद्ध इस्लामिक शैली। इस शैली में बलबन ने अपना और अपने पुत्र का मकबरा बनाया और दिल्ली के निकट ये लाल महल बनवाया। दिल्ली के निकट लाल महल किस शैली में बना हुआ है? शुद्ध इस्लामिक शैली। शुद्ध इस्लामिक शैली जो बलबन बनवाया था। बलबन इस शुद्ध इस्लामिक शैली को लाया था, ठीक ना। अलाउद्दीन खिलजी ने शुद्ध इस्लामिक शैली में दिल्ली में जमायत खाना मस्जिद का निर्माण करवाया। जमायत खाना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। जमायत खाना का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने। अच्छा गयासुद्दीन तुगलक ने शुद्ध इस्लामिक शैली में दिल्ली में अपना स्वयं का मकबरा बनवाया। बोलेगा शुद्ध इस्लामिक शैली में गयासुद्दीन ने अपना स्वयं का मकबरा बना लिया था, ठीक ना। अच्छा मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के निकट कौन शहर का स्थापना किया था? जहांपना। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के निकट कौन शहर का निर्माण किया? जहांपना। कौन शहर? जहांपना शहर का निर्माण करवाया। अच्छा ये बताइए लाल महल का निर्माण किसने करवाया? लाल महल का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी। नहीं, ये बलबन ने। हाँ, बलबन ने बनवाया था, जो शुद्ध इस्लामिक शैली भी दिया था। तो इस तरह से हम सब लोग का दिल्ली सल्तनत आज खत्म हो गया है। आगे जो हम सब लोग करेंगे विजयनगर साम्राज्य होगा, बहमानी साम्राज्य, उसके बाद हम आगे का सिलसिला जारी रहेगा। तो आप सब लोग पूरा इसको देखने का प्रयास करें और अगर आपको अच्छा लगता है तो अच्छे कमेंट भी करें और लाइक भी करें ताकि हमको और हौसला बढ़े। और हम सब लोग जो ये प्रयास कर रहे हैं आपको कैसा लग रहा है इसके ऊपर भी कमेंट करें और शेयर भी करें ताकि दूसरे को भी फायदा हो। और आगे के सेशन में हम फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। कोई एक सपोर्ट से हम लोग क्या होता है कि आगे बढ़ेंगे और आप भी इस चीज़ से बहुत सीखने को मिलेगा। तो आप लोग सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चीज़ को देखना ना भूलें। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। आज हमने एग्ज़ाम दिया और इसका क्या किया, लगा कि हाँ ये ग्रुप डिस्कशन जो हम लोग कर रहे हैं इससे बहुत फ़ायदा है। तो आप लोग भी इस चीज़ के लिए लगे रहें और देखते रहें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।